फर्स्ट एमसीक्यू अपने सामने है। ए चाइल्ड प्रेजेंट विथ फेलियर टू थ्राइव, ठीक है, फेलियर टू थ्राइव हो रहा है बच्चे के अंदर। क्रोनिक डायरिया है उसमें, साथ में डिस्टेंडेड एब्डोमेन है, ठीक है, एब्डोमेन भी कैसा है, डिस्टेंडेड है, फूला हुआ है। लैब रिजल्ट शोज लो सीरम एल्बुमिन लेवल। अब आपने लैब रिजल्ट देखा है और वहाँ पे आपको क्या मिला है, सीरम एल्बुमिन लेवल भी आपको क्या मिला है, कम मिला है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज मोस्ट लाइकली टू बी प्रेजेंट, तो आपको नीचे दिए गए ऑप्शंस में से कौन सी कंडीशन ऐसी है जो मोस्ट लाइकली यहाँ पे इस क्राइटेरिया को फॉलो करते हुए वो कंडीशन यहाँ पे लग सकती है आपको। ऑप्शंस क्या है, सीलियक डिजीज, लैक्टोज इंटॉलरेंस, टाइप 1 डायबिटीज या फिर सिकल सेल एनीमिया। ठीक है, क्या रहेगा अपना करेक्ट आंसर? तो आंसर के साथ में हम क्या करेंगे, इन चारों ही टॉपिक को डिस्कशन करेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में एमसीक्यू बनते हैं इन टॉपिक में से और छोटे टॉपिक्स है। ठीक है, बाकी आपको जैसे पीआर यादव है, टारगेट हाई है, एनक्लेक्स वगैरह मोस्टली से आप इन टॉपिक्स के एमसीक्यू खुद निकाल सकोगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपको ये समझ में आना चाहिए कि फेलियर टू थ्राइव होता क्या है। तो फेलियर टू थ्राइव क्या होता है, देखो चिल्ड्रंस, दोज चिल्ड्रंस who have failed to develop एंड ग्रो नॉर्मली। ठीक है, ऐसे बच्चे जो क्या है कि डेवलप उनका नॉर्मल तरीके से नहीं हो पाता है। ठीक है, अनडेवलप रहते हैं, अंडर डेवलप जो बच्चे रहते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, फेलियर टू थ्राइव। और साथ साथ में उसको क्या हो रहा है, क्रोनिक डायरिया हो रहा है, और साथ में क्या हो रहा है, डिस्टेंडेड एब्डोमेन हो रहा है, साथ साथ में सीरम एल्बुमिन का लेवल भी कम हो रहा है। तो ये जो सारे के सारे हमें सिम्टम्स दिख रहे हैं किसके लिए हैं, वो सीलियक डिजीज के लिए। अपना आंसर क्या जाता है, सीलियक डिजीज। तो देखिए फर्स्ट अपना टॉपिक क्या रहेगा, वो रहेगा सीलियक डिजीज। ठीक है, शॉर्ट के अंदर हम समझेंगे, ज्यादा डीपली हम नहीं जाएंगे। सबसे पहले ये प्रॉब्लम किसकी है, तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम होती है। ठीक है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होती है। इसके अंदर होता क्या है, इसे दूसरे नाम से क्या जानते हैं, ऑल्सो नोन एज ग्लूटीन सेंसिटिव एंटेरोपैथी। मतलब ग्लूटीन अगर डाइट कोई लेता है बच्चा तो उसके अंदर क्या होता है, उसका प्रॉपर तरीके से एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है। एब्जॉर्प्शन नहीं होने की वजह से क्या होगा, फेलियर टू थ्राइव होगा, डायरिया होगा, एब्डोमेन के सारा डिस्टेंडेड रहेगा। और देखिए ये जो सीलियक डिजीज है ये क्या करती है, डिक्रीज करती है किसके लेवल को, प्रोटीन के लेवल को। अब प्रोटीन के लेवल को डिक्रीज करती है तो कौन सा प्रोटीन डिक्रीज होता है इसके अंदर, एल्बुमिन प्रोटीन। ठीक है, कितना, पहले आप देखिए नॉर्मल एल्बुमिन कितना रहता है, तो नॉर्मल एल्बुमिन हमारी बॉडी में रहता है 3.5 टू 5.5 ग्राम पर डीएल। अब ये कितना डिक्रीज हो जाता है, लेस देन 3.0 ग्राम पर डीएल। इतना यहाँ पे जो है वो एल्बुमिन का लेवल है डिक्रीज कर देती है। ये क्या होता है, सीलियक डिजीज। तो अब देखिए कोई बच्चा है, उसने क्या किया, ग्लूटीन का कंजप्शन किया। अब ग्लूटीन के अंदर क्या रहता है, एक पेप्टाइड रहता है, इसको हम क्या कहते हैं, ग्लियाडिन। ठीक है, अब इस क्या होता है, ग्लियाडिन के रेस्पॉन्स में क्या बन जाता है, आईजीए क्या करती है, वो एक्ट करती है। ठीक है, आईजीए अपनी जो एंटीबॉडी होती है वो इस ग्लियाडिन के खिलाफ क्या करती है, एक्शन करती है। अब इस एक्शन से क्या होगा, आगे फर्दर कुछ मैकेनिज्म्स होती है, इसके साथ में लास्ट में क्या बनता है, यहाँ पे जो है वो इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस हो जाती है। ठीक है, ज़्यादा डीप में हम नहीं जाएंगे कैसे होता है क्या होता है। ठीक है, जब हम इसके लिए स्पेशल क्लास लेंगे केवल और केवल सीलियक डिजीज की, तब हम इसको खोल के पढ़ाएंगे। इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस होती है, क्या बन जाता है, साइटोकाइंस। ठीक है, अब ये साइटोकाइंस क्या करते हैं, डिस्ट्रक्शन करते हैं, डैमेज करते हैं, किसको करते हैं, इंटेस्टाइनल विलीज को। अब देखो अपनी बॉडी को कुछ हार्म होता है तो हमारी कौन सी सेल एक्टिव होती है, बीटा सेल। अब हमारी बीटा सेल ने क्या कर दिया, एंटी ग्लियाडिन क्या कर दी, उन्होंने एंटीबॉडी बना दी। तो आगे से जब भी जो पेशेंट है वो ग्लियाडिन लेगा तो क्या करेगी, ये एंटीबॉडी उसके लिए काम करेगी। ठीक है, मगर उसने जो इतना सारा जो प्रॉब्लम्स जनरेट करता है तो इससे क्या होता है, बॉडी के अंदर कुछ साइन एंड सिम्टम्स यहाँ पे डेवलप हो जाते हैं पेशेंट के अंदर।
इन साइन एंड सिम्टम को क्या 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 होते हैं ये? तो हमने क्या पढ़ा? एब्डोमिनल डिस्टेंशन, स्टेटोरिया। इसके बाद में चिल्ड्रंस के अंदर क्या होता है? डिक्रीज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मतलब फेलियर टू थ्राइव। ठीक है, फेलियर टू थ्राइव देखने को मिलती है बच्चे में। ठीक है, और देखिए इन सब में एल्बुमिन के डिक्रेशन की वजह से और इन सब के जो एक दो सिस्टम्स के अंदर एरर आने की वजह से देखो स्किन के अंदर भी एक प्रॉब्लम होती है। सीलियक डिजीज के अंदर क्या देखने को मिलता है? डर्मेटाइटिस। ठीक है, बच्चों के अंदर क्या देखने को मिलता है? डर्मेटाइटिस। ठीक है, अब ये क्यों देखने को मिलता है? ड्यू टू सर्कुलेटिंग IgA एंटीबॉडीज की वजह से। ठीक है, IgA एंटीबॉडी मैंने आपको बताया था, यहाँ पे क्या बन जाती है हमारी IgA एंटीबॉडी, काम करती है इसके खिलाफ। अब ये जो IgA एंटीबॉडी बनती है ये क्या करती है? डर्मल के जो पेपिलीज होते हैं उनके ऊपर क्या करती है ये? उनको क्या करती है? डैमेज करती है। एंड डैमेज के बाद में क्या कर देती है? जनरलाइज्ड रैशेज कर देती है। ठीक है, तो डर्मेटाइटिस क्यों होता है ये भी आपके समझ में आ गया होगा। देखो आपका क्या है कि आप प्रिपरेशन करते हो तो आपके पास में क्या है कि हर चीज का क्यों का आंसर आपके पास में होना चाहिए। ठीक है, उसकी वजह से क्या होंगे? आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। ठीक है, ऐसे देखो रटा रटा है तो कुछ भी हो सकता है, मगर कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर करना है तो आप कोई भी एग्जामिनर हो उससे वाई MCQ करना शुरू कर दो। अब देखो इसके क्या करते हैं? लैब रिजल्ट वगैरह करते हैं। लैब रिजल्ट में आप क्या देखोगे? ग्लाइडिन के यहाँ पे क्या देखोगे? IgA एंटीबॉडी देखोगे। ठीक है, एंडोमाइसियम IgA देखोगे कि इसकी वजह से आगे कॉन्टेक्ट डर्मेटाइटिस क्या सॉरी डर्मेटाइटिस वगैरह होता है, जनरलाइज होता है। अब देखो इसके अब बात करते हैं अपन ट्रीटमेंट का। ट्रीटमेंट से MCQ बनता है कि आप इसको ट्रीट कैसे करोगे, तो यहाँ से जो है वो MCQ बनता है। साइन सिम्टम से भी बनता है और होता क्या है उससे भी बनता है। ठीक है, इस टॉपिक से 3 से 4 MCQ बनते हैं मेनली, इसके बाहर MCQ नहीं पूछाता है। तो देखो ट्रीटमेंट करने के लिए आप क्या करोगे? न्यूट्रिशनल आप क्या करोगे? उसके अंदर स्टिक न्यूट्रिशन वहाँ पे प्रोवाइड कराओगे। तो फर्स्ट वन क्या है? ग्लूटीन फ्री डाइट। ठीक है, पेशेंट को क्या दोगे आप? ग्लूटीन फ्री डाइट दोगे। अब देखो इसका भी एक क्या रहता है? नेमोनिक है। क्या है इसके अंदर? तो देखिए ग्रेन्स आर ब्राउन। ठीक है, ग्रेन्स कैसे होते हैं? ब्राउन कलर के होते हैं, तो ये इसका क्या? नेमोनिक है। तो देखिए बी से क्या मतलब हो जाएगा? बार्ले। आर से क्या हो जाएगा? राय। ओ से क्या हो जाएगा? ओएट्स। इसके बाद में डब्ल्यू से क्या हो जाएगा? वीट। तो जो भी बच्चा है वो सीलियक डिजीज उसके अंदर हो रही है तो आप क्या करोगे? उसको डाइट कौन सी दोगे? ग्लूटीन फ्री उसको क्या दोगे? डाइट दोगे। और ग्लूटीन फ्री डाइट में किस किस क्या क्या अवॉइड करोगे? बार्ले को, राई को, ओट्स को एंड वीट को। इन सबको क्या करना है? हमें अवॉइड करना है, तभी जाके उसकी जो कॉम्प्लिकेशंस है वो यहाँ पे खत्म होगी। तो आई होप आपके सीलियक डिजीज से अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सीलियक डिजीज आपने अच्छे से समझ लिया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है? लैक्टोज इंटॉलरेंस। देखो सेकंड हमारा टॉपिक क्या रहता है? लैक्टोज इंटॉलरेंस। इंटॉलरेंस से आप क्या समझते हो? कि उसको टॉलरेट नहीं कर पा रही है हमारी बॉडी, जब हम लैक्टोज खाते हैं वो टॉलरेट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? तो देखो लैक्टोज इंटॉलरेंस होता क्या है? डिक्रीज एबिलिटी टू डाइजेस्ट लैक्टोज। ठीक है, लैक्टोज का क्या प्रॉपर तरीके से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है? तो देखिए सबसे पहले हमने क्या किया? लैक्टोज का कंजप्शन किया। अब जब लैक्टोज कंज्यूम कर लिया और हमारे पास में किसकी डिफिशियंसी हो गई? डिक्रीज लैक्टेज। अब लैक्टेज की वजह से क्या होता है? लैक्टोज जो है वो आगे जाके कन्वर्ट हो पाता है, डाइजेस्ट हो पाता है। अब जब हमारे पास में क्या है? लैक्टेज की डिफिशियंसी है या फिर लैक्टेज कौन सी स्टेट में है? इनएक्टिव। अब ये क्या लीड करेगा? इंक्रीज अनडाइजेस्ट लैक्टोज। ठीक है, अपनी बॉडी के अंदर क्या रहेगा? अनडाइजेस्ट लैक्टोज पड़ा रहेगा। अब देखो अनडाइजेस्ट लैक्टोज को भी कुछ ना कुछ तो डाइजेशन करना पड़ेगा, इसलिए क्या करता है? इसका क्या होता है? फर्मेंटेशन बाय कॉलोनिक फ्लोरा। जो हमारी बॉडी के अंदर जो नॉर्मल फ्लोराज रहते हैं वो इसका क्या कर देते हैं?
फर्मेंटेशन कर देते हैं। अब फर्मेंटेशन अगर किसी का होता है तो क्या होना, मतलब उसको सड़ाना, ठीक है। तो फर्मेंटेशन क्या होता है, या उसको गलाना कोई चीज को। फर्मेंटेशन की वजह से क्या बनता है हमारी बॉडी में, क्या बनता है, देखो गैसेज बनती है, ठीक है, ब्लोटिंग, साथ में क्या होता है, डायरिया, ठीक है। इस तरीके से क्या होता है, जो लैक्टोज है अनडाइजेस्ट, वो हमारी बॉडी से बाहर जाता है डायरिया के फॉर्म में। तो इसके अंदर जरा समझने का कुछ है नहीं हमारे पास में, ठीक है। तो इसके अंदर क्या, एब्डोमिनल डिस्टेंशन, वोमिटिंग हो जाएगी, पेशेंट को डायरिया होता है, वो बच्चों के अंदर मोर कॉमन होता है। इसे हम क्या कहते हैं, लैक्टोज इंटॉलरेंस। तो लैक्टोज के जो फूड आइटम्स है उनको क्या करो, अवॉइड करो, ठीक है। उससे क्या होगा, लैक्टोज इंटॉलरेंस नहीं होगा। या फिर क्या दे दो आप, लैक्टेज एंजाइम जो है वो साथ साथ में उसकी ड्रग चला दो, ताकि जो लैक्टोज आप दे रहे हो वो डाइजेस्ट हो जाए। अब देखिए नेक्स्ट जो कौन सी है, वो है टाइप 1 डायबिटीज। तो टाइप 1 डायबिटीज के अंदर क्या होता है, तो देखिए इसके अंदर क्या होता है, डिस्ट्रक्शन ऑफ पैनक्रियाटिक बीटा सेल। अब आप सभी को पता होगा इंसुलिन का सिक्रेशन किससे होता है, बीटा सेल से। तो एमसीक्यू है आपके लिए, ठीक है। इसी प्रकार से हर लाइन में आपको एमसीक्यू मिलेगा, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा एमसीक्यू मिले, चाहे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ठीक है। आपका टॉपिक कंप्लीट होना चाहिए। तो देखो डिस्ट्रक्शन होगा सबसे पहले किसका, पैनक्रियाटिक बीटा सेल का। इसकी वजह से क्या देखने को मिलेगा, डिक्रीज हो जाएगा किसका लेवल, इंसुलिन का लेवल डिक्रीज हो जाएगा। तो क्या लीड करेगा बॉडी के अंदर, हाइपर ग्लाइसीमिया। इसे हम क्या कहते हैं, टाइप 1, ताकि इंसुलिन ही यहाँ पे बॉडी के अंदर बन नहीं रहा है, या फिर एकदम लो अमाउंट के अंदर बन रहा है। तो हमें क्या लेना पड़ता है, एक्सोजिनस इंसुलिन। तो एक्सोजिनस इंसुलिन कौन सी डायबिटीज के अंदर लेते हैं, तो टाइप 1 डायबिटीज के अंदर। तो अब देखिए इसके हम क्या बात करेंगे, साइन एंड सिम्टम के। आप जो है साइन एंड सिम्टम को खुद अभी निकालोगे, ठीक है। रटा रटाया चीज नहीं है, खुद से साइन एंड सिम्टम निकालने हैं, ठीक है। तो अब देखो वन बाय वन अपन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले क्या हो गया, हमारी बॉडी के अंदर क्या हो गया, इंसुलिन की यहाँ पे क्या देखने को मिल गई, कमी देखने को मिल गई। अब जब इंसुलिन कम होता है तो जो ग्लूकोज होता है, ये क्या है, हमारी सेल है, तो ग्लूकोज का है जो सेल के अंदर नहीं जा पाता है, ठीक है। अब इसकी वजह से क्या देखने को मिलता है, हाइपर ग्लाइसीमिया। तो डायबिटीज के अंदर क्या देखने को मिलता है, हाइपर ग्लाइसीमिया, ठीक है। फर्स्ट साइन सिम्टम आपके सामने आ गया। सेकंड साइन सिम्टम की बात करें तो क्या होता है, अब जो सेल होती है, ये जो सेल है हमारी, ठीक है, अब जब ग्लूकोज इसके अंदर गया नहीं, ठीक है। अब देखो ग्लूकोज इसके अंदर नहीं जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिक्रीज एनर्जी प्रोडक्शन। तो सेल जो है वो किस में चली जाएगी, स्टारवेशन में। अब जब सेल स्टारवेशन में चली गई तो इसको कंपनसेट करने के लिए बॉडी क्या करती है, पोलीफेजिया, मतलब क्या करेगी, ओवर ईटिंग करेगी। जबकि देखो सेल को ये नहीं पता है कि ग्लूकोज अंदर सेल में नहीं जा रहा है, सेल को तो ये लगता है कि हमारी बॉडी में ग्लूकोज ही नहीं है, ठीक है। तो बट क्योंकि यहाँ पे हाइपर ग्लाइसीमिया ब्लड के अंदर है, मगर सेल में कमी हो रही है, तो सेल क्या करवा रही है, ओवर ईटिंग करवाती है पेशेंट से। वो क्या हो गया, पोलीफेजिया। साथ साथ में पेशेंट को क्या होता है, फटीग। क्यों नहीं है, क्योंकि सेल में क्या है, एनर्जी नहीं है, इसलिए पेशेंट को क्या होगा, फटीग। तो दो और साइन सिम्टम आपको देखने को मिल गए। अब बात करते हैं अपन थर्ड साइन सिम्टम की। वो क्या होता है, अब देखो ग्लूकोज हमारी बॉडी में क्या है, एक्सेस हो गया, ठीक है। अब ये गया किसके पास में, किडनी के पास। अब किडनी क्या करेगी, देखिए रीनल थ्रेशोल्ड बढ़ा देती है। रीनल थ्रेशोल्ड बढ़ा के वो क्या करेगी, वो सोचती है कि मैं ग्लूकोज को इससे बाहर निकाल दूं। तो रीनल थ्रेशोल्ड जब बढ़ता है तो इसके साथ साथ में क्या होता है, ग्लाइकोसूरिया, ठीक है। ग्लाइकोसूरिया होता है। ग्लाइकोसूरिया एक प्रकार का क्या होता है, ऑस्मोटिक डायूरेसिस। मतलब ग्लूकोज हमारी बॉडी में ज्यादा होगा तो वो एक तरीके से क्या करेगा, डायूरेसिस का, ऑस्मोटिक डायूरेसिस का काम करता है। अब ये ऑस्मोटिक डायूरेसिस की वजह से पेशेंट को क्या हो रहा है, पोलीयूरिया, ठीक है। आपको समझ में आ गया पोलीयूरिया क्यों होता है, हम सभी पढ़ते हैं कि पोलीफेजिया, पोलीडिप्सिया, पोलीयूरिया सभी चीजें किसमें होती है, डायबिटीज में होती है। अरे क्यों होती है, ठीक है। क्यों का आपको आंसर मिलेगा तो आपका सिलेक्शन इजी होगा। देखो एम्स जो है वो अभी आपसे क्यों का आंसर पूछने लग गया है, ठीक है। जब से वो सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यू लेके आए, वो पूछता है कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है। आपको ये क्यों पता होना चाहिए, ठीक है। अभी आप अपने सामने क्या आ गया, पोलीयूरिया आ गया। अब पोलीयूरिया से पेशेंट के अंदर क्या डेवलप हो जाएगा, हाइपोवोलेमिया, ठीक है। ये भी एमसीक्यू, सारे हर लाइन में देखो एमसीक्यू आपको सामने मिल रहे हैं, ठीक है। एम्स इसी तरह से घुमा घुमा के आपको एमसीक्यू पूछता है, और हमें क्वेश्चन आते हुए भी, आंसर आते हुए भी हम क्या कर देते हैं, उसको रॉन्ग कर देते हैं। अब देखिए हाइपोवोलेमिया हो गया। अब हाइपोवोलेमिया होने की वजह से हमें क्या देखने को मिलता है, इंक्रीज
सीरम ऑस्मोलैरिटी। अब जब सीरम ऑस्मोलैरिटी बढ़ती है तो पेशेंट को क्या करता है, पेशेंट पॉलीडिप्सिया, एक्सेसिव वाटर इनटेक भी करता है, ठीक है। इसलिए ये सब चीजें डायबिटीज के अंदर होती है। पेशेंट खुद से नहीं पीता है, खुद से भूख लगती है, भूख लगती है, ऐसा नहीं कि पेशेंट बोल रहा है, उसकी बॉडी बोल रही है कि हमें भूख लगी है, ठीक है। तो बेसिक सी अपन ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे। तो अब देखिए इसके अंदर हम करेंगे क्या, किस प्रकार से इसको मैनेज करेंगे। मैनेजमेंट की बात करते हैं तो मैनेजमेंट में क्या आएगा, लाइफ लॉन्ग इंसुलिन की आप क्या दोगे, थेरेपी दोगे पेशेंट को, ठीक है। जो भी शॉर्ट एक्टिंग, लॉन्ग एक्टिंग, जो भी डॉक्टर प्रिस्क्राइब करे, क्योंकि यहाँ पे बीटा सेल ही क्या करती है, इंसुलिन बना नहीं पाती है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, टाइप 1 डायबिटीज। बाकी देखो थोड़ा बहुत आपको आइडिया हो जाएगा, ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, बस पता होना चाहिए क्या होता है। इससे है कि आपका क्या कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाएगा। वैसे तो हम क्या कर सकते हैं, माइक्रो जो पेशेंट के अंदर क्या क्या होता है, तो देखो रेटिनोपैथी हो सकती है, ठीक है। और फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं तो अपन क्या देखते हैं, उसके अंदर पेशेंट के अंदर न्यूरोपैथी हो जाती है, इन्फेक्शन हो जाते हैं, डिलेड वाउंड हीलिंग। अगर डायबिटीज का पेशेंट होता है तो उसमें आपने देखा होगा एम्पुटेशन ज़्यादा होता है, क्योंकि वुंड यहाँ पे जो है वो प्रॉपर तरीके से ठीक नहीं हो पाता है। और क्या देखने को मिल सकता है, माइक्रोवास्कुलर में रेटिनोपैथी हो सकती है, मैक्रोवास्कुलर में कार्डियोमायोपैथी हो सकती है, ठीक है। तो बहुत सारे साइन सिम्टम आते हैं, कभी डायबिटीज के अलग से क्लास लेंगे। तो हम बाकी हमारी क्लासेस सारी की सारी जो हमारे क्रैश कोर्स है वहाँ पे आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट जो कौन सा है, वो फोर्थ कौन सा है, सिकल सेल एनीमिया। ये एक एमसीक्यू में थोड़ा लेंथी सोल्व करवा रहा हूँ, ताकि थोड़ा अगर आपको ये जो पैटर्न है ठीक लगे तो इसके बारे में भी आप मुझे बताना, ठीक है, टॉपिक डिस्कशन से रिलेटेड, ठीक है। क्वेश्चंस भी होते हैं इसके अंदर, लाइक जैसे स्टारवेशन, पॉलीफेजिया, पॉलीडिप्सिया क्यों होता है, क्या होता है, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ तो मतलब डायबिटीज से आप एमसीक्यू भी सोल्व कर दोगे, ठीक है। नेक्स्ट अपना कौन सा है, क्या है, सिकल सेल एनीमिया। केवल एक ही एमसीक्यू को मैं इतना थोड़ा लेंथी करके बता रहा हूँ, चारों ऑप्शंस को बता रहा हूँ, ताकि मुझे थोड़ा आइडिया लगे कि भाई आपको किस तरीके के मैटर चाहिए, ठीक है। ये जस्ट एज ए एक्सपेरिमेंट है, केवल अपने एक वीडियो के अंदर मैं आपको चारों चीज बता रहा हूँ, नहीं तो इतना डीप में डिस्कशन नहीं करता हूँ। डीप इसलिए नहीं है कि मैं हर चीज को डीपली बता रहा हूँ, सुपरफिशियली बता रहा हूँ, मगर चारों ऑप्शंस को मैं डीपली समझा रहा हूँ, ठीक है। ऐसे नहीं कि कोई ऑप्शन को मैंने छोड़ दिया, ठीक है, ये इससे रिलेटेड नहीं है तो कोई बात नहीं। इसके बाद में क्या था, सीकल सेल एनीमिया। नेक्स्ट क्या है अपना, सीकल सेल एनीमिया, ठीक है। सीकल सेल एनीमिया क्या होता है, एक प्रकार का हीमोलाइटिक एनीमिया होता है, ठीक है, ड्यू टू सीकल सेल डिजीज। अब इसके अंदर क्या होता है, देखो पॉइंट म्यूटेशन होता है इसका, बीटा ग्लोबिन जीन का, ठीक है। पॉइंट म्यूटेशन किसका होता है, बीटा ग्लोबिन जीन का। ये एम्स में पूछा गया है कि सिकल सेल एनीमिया का किसका म्यूटेशन देखने को मिलता है, तो बीटा ग्लोबिन जीन का क्या होता है, पॉइंट म्यूटेशन होता है। और इसकी वजह से क्या प्रोड्यूस होता है, प्रोड्यूस हीमोग्लोबिन एस, जिसको हम क्या बोलते हैं, एचबीएस, ठीक है। आपने पढ़ा होगा सिकल सेल एनीमिया में क्या कितने टाइप के होते हैं, देखो एच बी एस एस, एच बी एस सी, एच बी एस ए, या फिर एच बी एस बेटा थैलेसेमिया। इसके बाद में एच बी एस डी, एच बी एस सी, ठीक है। इतने टाइप के जो है वो सिकल सेल एनीमिया देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये इसकी वजह से होता है, ड्यू टू प्रोड्यूस ऑफ हीमोग्लोबिन एस, ठीक है। बीटा ग्लोबुलिन के अंदर क्या होता है, जीन के अंदर पॉइंट म्यूटेशन होता है, जिसकी वजह से ऐसे इतने टाइप्स आपको जो है वो देखने को मिलते हैं। अब देखिए इसके अंदर क्या होता है, अब इस हीमोग्लोबिन एस की वजह से क्या होता है, आरबीसी पे क्या होता है, आरबीसी कंटेन एचबीएस, ठीक है। हीमोग्लोबिन एस यहाँ पे आरबीसी पे प्रेजेंट रहता है, और ये क्या करते हैं, पॉलीमराइज करते हैं, पॉलीमराइज डीफॉर्म इनटू सिकल शेप या फिर क्रिसेंट पैटर्न। क्रिसेंट का मतलब क्या हो गया, जो चंद्रमा रहता है उसके अंदर आपको पता होगा पूर्णिमा एंड अमावस्या, ठीक है। एक बार चांद पूरा फुल मून होता है, एक बार क्या होता है, बिल्कुल ही आपको चांद जो है वो चंद्रमा नहीं दिखता है, ठीक है। अब इसके बीच का जो ड्यूरेशन रहता है, देखो आरबीसी कैसी रहती है, ऐसी रहती है, फिर उसका शेप कैसा रहता है, ऐसा ऐसा जो ऐसे होता रहता है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, क्रिसेंट पैटर्न, ठीक है। तो देखो सिकल शेप बोल सकते हैं, इसको क्रिसेंट पैटर्न बोल सकते हैं। कब होता है ये, तो जब कब होता है ये भी स्पेशली होता है, ऐसे नॉर्मली नहीं होता है। कब होता है ये, ड्यू टू डीऑक्सीजनेशन। जब हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की क्या रहेगी, कमी रहेगी, तो हमारा क्या होता है, आरबीसी का जो शेप है वो कैसा हो जाएगा, सीकल शेप का हो जाएगा, ठीक है। अब देखो
अब हमारी बॉडी में डीऑक्सीजनेशन होगा क्यों, इसके भी कुछ कारण है। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, कोल्ड के अंदर, डिहाइड्रेशन के अंदर, इंसोम्निया, अल्कोहल कंजप्शन कर रहा है अगर कोई पेशेंट, इसके बाद में कोई भी स्ट्रेसफुल कंडीशन है, ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है, डीऑक्सीजनेशन होगा, हमारी आरबीसी का कैसा शेप हो जाएगा, सिकल शेप, यहाँ पे जो है वो शेप अगर आरबीसी है वो अगर कर लेती है। अब जब डीऑक्सीजनेशन होगा तो आरबीसी का क्या होगा, लाइफ स्पान भी है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है, जल्दी है वो डाई होना शुरू कर देगी। तो ये क्या होता है, सिकल सेल एनीमिया। अब इसकी बात करते हैं अपन कॉम्प्लिकेशन की। तो कॉम्प्लिकेशंस के अंदर क्या देखने को मिलेगा, पेन देखने को मिलेगा। क्यों देखने को मिलेगा, वेजो ओकल्जन के द्वारा, ठीक है, जब भी टिश्यू इस्चेमिया होगा, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, डेक्टिलाइटिस। ये एमसीक्यू आया हुआ है कि डेक्टिलाइटिस क्या होता है, किसमें देखने को मिलता है, क्या होता है ये, एक्यूट पेन इन स्मॉल बोन्स इन हैंड्स एंड फीट, ठीक है, स्पेशली किसके अंदर होता है, चाइल्ड्स के अंदर। अब बच्चों के अंदर क्या है कि स्मॉल स्मॉल बोन्स होती है हैंड्स एंड फीट के अंदर, उनमें क्या होता है, पेन होता है। एक्यूट कब होता है, जब वेजो ओकल्जन क्राइसिस होता है, तो क्या होता है, बच्चों को पेन होता है, और इसे हम क्या कहते हैं, पेशेंट को क्या हो गया है, डेक्टिलाइटिस हो गया है। साथ साथ में क्या हो जाएगा, पेशेंट को इन्फेक्शन के चांसेस भी बढ़ जाएंगे, ठीक है, पेशेंट को क्या आएंगे, सीजर्स आएंगे, स्ट्रोक वगैरह होगा। तो ये भी किसके अंदर होता है, सिकल सेल एनीमिया के अंदर। अब देखो आपको इसको क्या करना है, मैनेजमेंट करना है। तो मैनेजमेंट के अंदर देखो इंपॉर्टेंट ड्रग होती है, वो कौन सी होती है, हाइड्रोक्सी यूरिया, ठीक है, हाइड्रोक्सी यूरिया अपन जो है वो सिकल सेल एनीमिया वाले पेशेंट को अपन देते हैं। तो ये क्या करता है, डिक्रीज करता है किसको, आरबीसी के सिकलिंग नेचर को, ठीक है। जो सिकल सेल की आरबीसी रहती है, इस सिकल सेल में इसको बनने से इसको प्रिवेंट करता है कौन, हाइड्रोक्सी यूरिया। इसके साथ में अपन क्या देंगे, अपन एल ग्लूटामाइन, ठीक है, ये आरबीसी एडेशन पे एचबीएस जीन को एडेशन करने से प्रिवेंट करेगा। और साथ में अपन क्या देंगे, पेन मैनेजमेंट दे देंगे, ताकि क्यों हो रहा है, डेक्टिलाइटिस हो रहा है तो पेन को मैनेज करेंगे। साथ में और आप क्या कर सकते हो, ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर सकते हो, फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन दे सकते हो, ठीक है। तो ये क्या हो गया अपना कंप्लीट, हमने क्या 4 डिजीज पोर्शन देख लिए हैं, उसके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देख लिए। इनसे बाहर एमसीक्यू आपको कम देखने को मिलेगा, ठीक है, ना के बराबर देखने को मिलता है। बाकी अगर कुछ मिले तो आप खुद से भी इसके डिजीज के आप एमसीक्यू सोल्व करना, ठीक है। तो अभी आपको क्या करना है, मुझे बताना है कि ये वाला जो पैटर्न है वो ठीक है, या फिर अपना जो प्रीवियसली पैटर्न चला है वो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। अभी मैं आपको क्या करूँगा, एमसीक्यू सोल्व कराऊंगा ज़्यादा, ताकि जो अपना टारगेट रहता है 10 to 15 एमसीक्यू सोल्व करने का, वो फुलफिल हो जाए 40 to 45 मिनट्स के अंदर, ठीक है। कम से कम टाइम में मैक्सिमम आउटपुट कैसे मिले, मेरा टारगेट यही रहता है। नेक्स्ट एमसीक्यू अपना देखो, इसका क्या आंसर हो गया, सीलिएक डिजीज क्यों हुआ, क्योंकि क्रोनिक डायरिया हो रहा है, डिस्टेंडेड एब्डोमेन हो रहा है, लो सीरम एल्बुमिन लेवल और फेलियर टू थ्राइव हो रही है बच्चे के अंदर। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारा, टॉक्सिसिटी फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिकेशन may cause a patient to see a green halo around light, ठीक है। नीचे दी गई ड्रग्स में से कौन सी ड्रग की ऐसी टॉक्सिसिटी होगी जिससे पेशेंट के साथ देखेगा हेलोज अराउंड लाइट, बट वो भी कैसे, ग्रीन हेलोज, ठीक है, लाइट के चारों तरफ आपको ग्रीनिश कलर देखने को मिलता है। वो कौन सी मेडिसिन की टॉक्सिसिटी देखने को मिलेगा, ऑप्शन है डिजोक्सिन, एनालप्रिल, फ्रूसामाइड या फिर मेटाप्रोलोल। तो देखिए हेलोज अराउंड लाइट आपको किसमें देखने को मिलता है, डिगोक्सिन की टॉक्सिसिटी की वजह से, ठीक है। डिजोक्सिन किसमें काम में आती है, एक प्रकार की ये क्या है, कार्डियक ग्लाइकोसाइड, क्या है ये, कार्डियक ग्लाइकोसाइड है। किसके अंदर काम आती है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के अंदर। मैंने आपको जब लास्ट से लास्ट क्लास के अंदर जो डिजोक्सिन का टॉपिक पढ़ाया था मैंने, उसके अंदर मैंने आपको अच्छे से डिस्कस किया था, ठीक है। अब इसमें क्या देखने को मिलता है, मोस्ट कॉमन टॉक्सिसिटी के अंदर साइन क्या आता है यहाँ पे, विजुअल डिस्टर्बेंस, ठीक है। विजुअल डिस्टर्बेंस में से कैसे, हेलो ग्रीन हेलोज अराउंड लाइट किसकी वजह से आता है, तो डिगोक्सिन की वजह से। ज़्यादा डिस्कशन नहीं करूंगा। अब देखिए एनालिप्रिल,
ठीक है। तो देखिए एनालिप्रिल क्या होती है, इसके क्या साइड इफेक्ट आते हैं, इसके साइड इफेक्ट में क्या आएंगे, कफ, हाइपोटेंशन, डिजीनेस। अब देखिए फ्रूसामाइड को हम क्या बोलते हैं, लेसिक, ठीक है, लेसिक्स भी नाम से भी अपन जाना जाता है। अब देखो इसके साइड इफेक्ट अगर हम देखें तो क्या होगा, ये क्या करवाता है, डायूरेटिक एक्शन करता है, अपनी बॉडी से फ्लूइड का कमी करता है, तो पेशेंट को क्या देखने को मिलता है, डिहाइड्रेशन, ठीक है, डिहाइड्रेशन देखने को मिला, साथ साथ में क्या देखने को मिलेगा, हाइपोटेंशन। नेक्स्ट वन कौन सी ड्रग होती है, मेटोप्रोलोल। मेटोप्रोलोल क्या करती है, सीवियर हाइपोटेंशन करवाती है, इसके साथ में क्या करवाती है, साइनस ब्रेडिकार्डिया। इसके बाद में ये क्या करती है, अल्टर करती है अपने लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को भी अल्टर करती है, पेशेंट जो है वो कोमा में भी जा सकता है, पेशेंट को जो है वो नोजिया वोमिटिंग के सिम्टम्स भी आ सकते हैं, ये तो कॉमन है। तो ये क्या हो गया, मेटोप्रोलोल का साइड इफेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे, द प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन फॉर ए पेशेंट रिसीविंग एमांटिडिन इज टू टीच द पेशेंट टू, ठीक है। प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन क्या है, पेशेंट क्या कर रहा है, एमांटिडिन का रिसीविंग कर रहा है, तो यहाँ पे प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन आपसे पूछा है, ठीक है। मॉनिटर द पल्स रेट एंड रेगुलरिटी, पल्स रेट की जो पल्स की जो रेट है उस एंड रेगुलरिटी है उसको मॉनिटर करना। टेक द लास्ट डोज ऑफ मेडिकेशन एट द बेड टाइम पे मेडिकेशन को लेना है। इंस्पेक्ट द स्किन फॉर इरेथोमेटस रैशेज, स्किन को आपको इंस्पेक्ट करना है कि भाई वहाँ पे कोई किसी प्रकार के रैशेज तो नहीं आए हैं। नेक्स्ट क्या है, स्टॉप टेकिंग द ड्रग इफ द माउथ बिकम ड्राई, ड्रग को आपको लेना बंद कर देना है अगर माउथ जो कैसा हो गया है, ड्राई हो गया है। तो क्या रहेगा करेक्ट आंसर इसका, तो देखिए एमांटिडिन जो ड्रग है वो किस प्रकार की ड्रग है, तो डोपामिनर्जिक, ठीक है, डोपामिनर्जिक ड्रग है। तो ये क्या करती है, कोज हार्ट रेट के अंदर क्या करती है, चेंजेस एंड कार्डियक अरिथमियास, ठीक है। ये दोनों यहाँ पे क्या इनके साइड इफेक्ट्स वगैरह आते हैं, इसलिए नर्स को क्या मॉनिटर करना है, मॉनिटर द पल्स फॉर रेट एंड इट्स रेगुलरिटी, ठीक है, इसको मैनेज करना है, क्योंकि मोस्ट कॉमन यहाँ पे साइड इफेक्ट क्या देखने को मिलता है, हार्ट रेट चेंज होती है, कार्डियक अरिथमियास भी करवाती है। अब इसके बाद में देखिए, टेक द लास्ट डोज ऑफ मेडिकेशन एट बेड टाइम, नहीं ये ऑप्शन इसलिए गलत है क्योंकि एमांटिडिन जो है वो क्या करवाती है, इंसोम्निया। अब देखिए इंस्पेक्ट द स्किन फॉर इरिथोमेटस रैशेज, इरिथोमेटस रैशेज यहाँ पे नहीं देखने को मिलते हैं, क्या देखने को मिलेगा, मोटल्ड स्किन का कैसा हो जाएगा, डिसकलरेशन, रैशेज नहीं देखने को मिलेगा, स्किन का डिसकलरेशन यहाँ पे देखने को मिलता है। इसके हमें स्टॉप टेकिंग द ड्रग इफ माउथ बिकम ड्राई, माउथ जो यहाँ पे एक्सपेक्टेड जो ड्राई है वो क्या है, एक्सपेक्टेड साइड इफेक्ट है, तो इसकी वजह से जो है वो डिसकंटिन्यू नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है, क्योंकि ये तो एक्सपेक्टेड साइड इफेक्ट होता ही है एमांटिडिन का, ठीक है। आई होप आपके एमसीक्यू समझ में आ गया हो। तो मॉनिटर करना है पल्स को फॉर द रेट एंड रेगुलरिटी। नेक्स्ट एमसीक्यू, इन ए 50-year-old widower who had a transient ischemic attack, TIA, what is the most common vasodilator used for his treatment। अब यहाँ पे मोस्ट कॉमन वेजोडाइलेटर आपको क्या यूज करना है इसके ट्रीटमेंट के लिए, ऑप्शंस क्या है, नोरेफिनेफ्रिन, डोपामाइन, पैपावरिन या फिर नाइट्रोप्सराइड। तो देखिए थोड़ा आपको समझना पड़ेगा, ट्रांजिएंट इस्चेमिक अटैक होता क्या है कि जो ब्रेन को जो ब्लड सप्लाई होती है वो यहाँ पे कुछ टाइम के लिए क्या हो जाए, टेम्परली कैसी हो जाए, ब्लॉक हो जाए, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, ट्रांजिएंट इस्चेमिक अटैक। एक प्रकार का ये क्या होता है, स्ट्रोक की कंडीशन होती है, बट ये क्या है, रिजोल्यूबल होता है, ठीक है, इसको अपन रिवर्ट
कर सकते हैं, ठीक है। इसकी वजह ब्लॉक होने का रीजन क्या हो सकता है, क्लॉट हो सकता है, आर्टरी का नेरोविंग हो जाना, वेसल्स का नेरोविंग हो जाना, ठीक है, और ब्लड फ्लो में कमी आना, ठीक है। इसकी वजह से क्या हो रहा है, ब्रेन को प्रॉपर तरीके से ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच पाती, इसे हम क्या कहते हैं, ट्रांजिएंट इस्चेमिक अटैक। अब इसके लिए अपन क्या करेंगे, देखो ब्लॉकेज को मिटाने के लिए अपन क्या देते हैं, वेजोडाइलेटर। अब वेजोडाइलेटर दे रहे हैं तो इसका क्या होगा, कौन सा वेजोडाइलेटर देंगे हम यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर डी क्या है ये, नाइट्रोप्सराइड, ठीक है। इसको हम क्या देंगे अपन एज ए मोस्ट कॉमन वेजोडाइलेटर यूज करते हैं ट्रांजिएंट इस्चेमिक अटैक वाले कंडीशंस के अंदर। बाकी देखिए ऑप्शन जो ए एंड बी है वो किसको ट्रीट करते हैं, हाइपोटेंशन को। बाकी जो पेपावरिन है ये इसको जो है वो मायोकार्डियल डिप्रेसेंट वाली स्टेज के अंदर इसको हम जो है वो क्या रखते हैं, कॉन्ट्रा इंडिकेट रखते हैं, इसको हम काम में नहीं लेते हैं। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू हमारा, इमरजेंसी ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट हार्ट फेलियर इज बेस्ट मैनेज्ड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स, ठीक है। इमरजेंसी ट्रीट करना आपको किसको, एक्यूट हार्ट फेलियर वाली स्टेट को बेस्ट मैनेजमेंट किसके द्वारा हो सकता है, ऑप्शन क्या है, आइसोप्रोटेनोल, फेनाइल एफिनेफ्रिन, मेटाप्रोटेनोल या फिर डोबुटामाइन। एक्यूट हार्ट फेलियर हो गया है तो उसका इमरजेंसी ट्रीटमेंट के लिए आपको क्या ड्रग इसको मैनेजमेंट करने में हेल्प करेगी, पूछा गया एमसीक्यू है एम्स के अंदर भी। एम्स 2018 का जो पेपर था उसके अंदर ये एमसीक्यू आया था। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा क्या, डोबुटामाइन, ठीक है। डोबुटामाइन इसका क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि डोबुटामाइन कौन सी क्लास की है, बीटा 1 एड्रीनो रिसेप्टर एगोनिस्ट। देखो एक होता है एंटागोनिस्ट, एक होता है एगोनिस्ट। एगोनिस्ट का मतलब क्या, ड्रग की एक्टिविटी को बढ़ाना, एंटागोनिस्ट मतलब उस ड्रग का एक्शन के अपोजिट एक्शन करना, ठीक है। अब जब डोबुटामाइन क्या है, बीटा 1 एड्रीनो रिसेप्टर एगोनिस्ट है, तो ये क्या करेगी, इंक्रीज करेगी किसको, कार्डियक आउटपुट को इंक्रीज करेगी। दूसरा ये क्या करेगी, डिक्रीज पेरिफेरल रेसिस्टेंस। इसकी वजह से क्या होगा, जो हार्ट का जो हो वो लोड कम हो जाएगा, ठीक है, और ब्लड फ्लो भी क्या रहेगा, प्रॉपर तरीके से फंक्शन करना शुरू कर देगा। पेरिफेरल रेसिस्टेंस कम हो जाएगा तो क्या होगा, ब्लड फ्लो का जो सर्कुलेशन है वो इजी हो जाएगा। अब देखिए कौन सी ड्रग आती है, मेटाप्रोनोल। मेटाप्रोनोल है ये मेनली किसके लिए काम करती है, रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए। यहाँ पे तो क्या है, एक्यूट हार्ट फेलियर हो गया तो इसके लिए तो ये काम आएगी नहीं। इसके बाद में क्या है देखिए, जो फेनिलेपिनेफ्रिन है ये क्या करती है, इंक्रीज पेरिफेरल रेसिस्टेंस। तो ये तो हमारे फिर से काम में नहीं आएगी क्योंकि ये तो प्रॉब्लम और आगे बढ़ा देगी, तो फेनिलेपिनेफ्रिन को अपन काम में नहीं लेंगे। इसके साथ में ये क्या बचता है लास्ट में, आइसोप्रोटेनोल। आइसोप्रोटेनोल क्या करता है, केवल और केवल क्या करेगा, हार्ट रेट को बढ़ा देगा, मगर यहाँ पे कार्डियक आउटपुट को नहीं बढ़ा पाएगा। इसलिए हमारी बेस्ट ड्रग कौन सी होती है, डोब्यूटामाइन, वो भी किसमें, एक्यूट हार्ट फेलियर के अंदर। नेक्स्ट एमसीक्यू, ए 45-year old woman with a long history of alcohol abuse, ठीक है, लॉन्ग हिस्ट्री रही है उसकी एल्कोहल एब्यूज को, इज बीइंग ट्रीटेड फॉर सिरोसिस एसोसिएटेड एसाइटिस। अब उसको क्या हो गया है, लिवर सिरोसिस हो गया, साथ साथ में लिवर सिरोसिस हो गया, और क्या हो गया, एसाइटिस हो गया है। हर इंटर्निस्ट डिसाइड टू गिव हर अमिलोराइड, ए डायूरेटिक हेल्पफुल इन एडिमा कोज्ड बाय सिरोसिस, ठीक है। अब जो एसाइटिस हुआ है, ठीक है, और जो एडिमा बॉडी के अंदर हुआ है किसकी वजह से, लिवर सिरोसिस की वजह से। तो देखो जो डॉक्टर है उसने क्या किया, अमाइलोराइड ड्रग को यहाँ पे स्टार्ट किया। व्हाट मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट शुड बी मॉनिटर इन दिस पेशेंट। अब जो आपने ये ड्रग दी है इसका आपको साइड इफेक्ट पूछा है, क्वेश्चंस को बहुत घुमा फिरा दिया है, मगर क्या पूछा है आपसे, ड्रग का साइड इफेक्ट। ऑप्शंस क्या है, हाइपरनेट्रीमिया, हाइपरकैलेमिया, हाइपोकैल्सीमिया या फिर हाइपर मैग्नीसेमिया।
क्या रहेगा, देखो अमाइलोराइड ड्रग दी गई है, इसका साइड इफेक्ट क्या होगा, और साइड इफेक्ट भी ऐसा जो पेशेंट के लिए डेंजर हो तो क्या हो सकता है, थोड़ा सा आप कंसंट्रेट करोगे तो आंसर आपको मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे अमाइलोराइड जो ड्रग दी गई है ये क्या लीड करती है, हाइपर कैलेमिया। ठीक है, मैंने आपको बोला भी था थोड़ा डेंजरस इफेक्ट होता है, तो पोटेशियम इज द मोस्ट डेंजरस एलिमेंट। अगर इसका लेवल कम होता है तो बढ़ता है तो पेशेंट का जो है वो डेथ होने का, कार्डियक डिफॉर्मिटीज सॉरी कार्डियक जो प्रॉब्लम्स आने के चांसेस यहाँ पे काफी बढ़ जाते हैं। ठीक है, इसलिए जो वो हाइपर कैलेमिया इसका क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा। बाकी ये क्या करवाता है, हाइपर कैलेमिया हो गया तो इस कंपेरेटिवली क्या होगा, बॉडी के अंदर सोडियम की कमी आएगी, क्योंकि दोनों एक साथ बढ़े हुए आपको कभी नहीं देखने को मिलेंगे। ठीक है, और बाकी वैसे भी अमाइलोराइड जो है वो क्या करवाती है, हाइपोनेट्रीमिया कोज करवाती है। ठीक है, बाकी हाइपोकैल्सीमिया हाइपर मैग्नीशियमिया इन दोनों के रिलेटेड ये ज़्यादा वर्क नहीं करती है अमाइलोराइड। बाकी इसके अंदर यही दो जो है वो अ, अपने जो एलिमेंट्स है वही यहाँ पे असेस करने होते हैं। और मोस्ट डेंजरस कौन सा होगा यहाँ पे, हाइपरकैलेमिया। देखो हाइपरकैलेमिया अगर प्रॉब्लम होती है तो प्रॉब्लम किस में आती है, हार्ट से रिलेटेड, और सोडियम अगर कम ज़्यादा हो तो प्रॉब्लम किस में आती है, ब्रेन से रिलेटेड। ये दोनों कॉन्सेप्ट है। आपको अगर ऐसा ही पूछ ले कि भाई एक ब्रेन से रिलेटेड कोई आपको एमसीक्यू दे दे, पेशेंट है उसके अंदर ये अपन प्रॉब्लम देख रहे हैं तो कौन सा इलेक्ट्रॉन इम्बेलेंस हो रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी अपना आंसर क्या जाएगा, सोडियम इम्बोलिक, क्योंकि सोडियम इज द मेन एलिमेंट्स फॉर द ब्रेन नर्वस सिस्टम, एंड पोटेशियम इज द मेन इलेक्ट्रोलाइट फॉर हाइपर फॉर हार्ट रेट सॉरी हार्ट के लिए। ठीक है, दोनों एलिमेंट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारा, what treatment would be appropriate in a 3-year-old boy with a dramatically elevated blood level of lead। ठीक है, lead poisoning उसके अंदर हो गया, 3 साल का बच्चा है। ड्रामेटिकली का क्या मतलब हो गया, सडनली इंक्रीज हो गया लेड का लेवल वहां पे बच्चे के अंदर। अब इसका आपको क्या ट्रीटमेंट करोगे, डिगिबिन, कैल्शियम डिसोडियम, ईडीटीए, डिफ्रोक्सामाइन या फिर ग्लूकाकोन, क्या रहेगा इसका ट्रीटमेंट। तो अब देखिए यहाँ पे आपसे क्या पूछा है, लेड के लिए। तो सबसे पहले देखो ग्लूकाकोन किसके लिए काम आता है, तो देखो ग्लूकाकोन जो है वो काम आता है किसके लिए, बीटा ब्लोकर टॉक्सिसिटी के लिए। अगर बीटा ब्लोकर की टॉक्सिसिटी हो गई तो आप क्या दोगे, ग्लूकाकोन। ठीक है, अच्छा एमसीक्यू है, पूछा भी जाता है। अब देखिए डेफ्रोक्सामाइन, तो डेफ्रोक्सामाइन जो है वो किसके लिए काम में आता है, आयरन टॉक्सिसिटी के लिए। ठीक है, आयरन का ओवरलोड होना टॉक्सिसिटी होगा तो आप क्या दोगे, डेफ्रोक्सामाइन। एंड जो डिगिबिन है इसका भी मैंने आपको बताया था, ये क्या होता है, फ्रैब फ्रैगमेंट एंटीबॉडी होती है, किसके लिए काम आती है, डिगोक्सिन टॉक्सिसिटी के लिए। लास्ट ऑप्शन कौन सा बचता है हमारा, कैल्शियम डिसोडियम ईडीटीए। इसको हम क्या देते हैं, लेड के ट्रीटमेंट के लिए हेल्प करते हैं, एज ए एक्ट किसका करता है, चिलेटर का। ठीक है, एंटी चिलेटिंग थेरेपी के अंदर ये काम में आता है, एज ए चिलेटर का एक्ट करता है। ठीक है, इनऑर्गेनिक लेड के लिए उनका लेवल डिक्रीज करने के लिए काम में लिया जाता है इसको। और इसको अपन किस प्रकार से देते हैं, देखो इसको अपन क्या देते हैं, आईवी देते हैं, एमसीक्यू बन सकता है यहाँ से। ठीक है, सेवरल डेज के लिए देते हैं आईवी। और इसके साथ में हम देंगे क्या, साथ में हम क्या देंगे, डीमेकार्पोट ड्रग इसके साथ में देते हैं, तब जाके इसका एक्शन जो है वो कैसा आता है, बेटर एक्शन आता है। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू, a nurse is caring for a patient who present with a purulent wound infection। एक नर्स है वो पेशेंट की केयर कर रही है, पेशेंट को क्या हो रखा है, वुंड इन्फेक्शन हो गया, वो भी कैसा है, पुरुलेंट है, पस फॉर्मेशन वहां पे हो रहा है।
द वुंड appear red, swollen and draining pus. Which of the following microorganism is most likely responsible for this infection? अब कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो मोस्ट लाइकली यहाँ पे क्या करेगा, ये इन्फेक्शन कोज कर सकता है? ऑप्शन क्या है? स्टेफाइलोकोकस ओरियस, इकोलाई, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी या फिर स्यूडोमोनास आर्गुनियसा। कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म यहाँ पे रेस्पॉन्सिबल होगा? तो देखिए इसके लिए जो बैक्टीरिया जो रेस्पॉन्सिबल होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो रेस्पॉन्सिबल होगा वो क्या होगा? स्टेफाइलोकोकस ओरियस। ठीक है, स्टेफाइलोकोकस ही यहाँ पे क्या है, पुरुलेंट वुंड इन्फेक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। किस प्रकार का बैक्टीरिया होता है, एग्जाम में पूछ ले आपसे, तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है ये। ठीक है, और ये क्या रहता है, नॉर्मल हेल्दी जो इंडिविजुअल्स होते हैं उनके अंदर भी ये क्या रहता है, प्रेजेंट रहता है। बट जब कभी भी कोई स्किन कट हो जाता है या फिर तो ये क्या करता है, बॉडी के अंदर एंटर होके क्या कर देता है, ये जो एपियर रेड, स्वेलोवन एंड ड्रेनिंग पस वगैरह वाले जो वोंड वगैरह बना देता है। ठीक है, नॉर्मल पर्सन के स्किन पे भी रहता है, इसलिए जो है वो हाइजीन मेंटेन करना जरूरी है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप फिट हो तो बट आपके ऊपर कोई माइक्रोजन नहीं ऊपर रहता है, मगर ऐसी चीज़ें जो नॉर्मल फ्लोराज वगैरह हैं वो अपनी जगह छोड़ के कहीं और चले जाएंगे तो वहाँ पे वो इन्फेक्शन कर देंगे कोज। ठीक है, इसी प्रकार से स्किन के ऊपर ये रहता है। ठीक है, हेल्दी इंडिविजुअल में रहता है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है एंड इट इज़ द मोस्ट कॉमन रेस्पॉन्सिबल होता है। ये यहाँ पे पुरुलेंट पस वाले वाउंड जो होते हैं उनमें मोस्ट कॉमन कौन रेस्पॉन्सिबल है? स्टेफाइलोकोकस ओरियस। नेक्स्ट एमसीक्यू, थायराइड फॉलिकल्स आर लाइंड बाय। ठीक है, थायराइड फॉलिकल्स है वहाँ पे किस प्रकार का टिश्यू देखने को मिलता है आपको? ऑप्शंस क्या है हमारे पास में, तो देखिए कोल्यूमिनर एपिथेलियम, ट्रांजिशनल एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम या फिर स्क्वेमस एपिथेलियम। तो देखिए थायराइड फॉलिकल्स है वो किससे बनते हैं, तो ये बनते हैं हमारे क्या, क्यूबॉइडल एपिथेलियम से। ठीक है, थायराइड से क्या होता है, एक प्रकार का सिक्रेशंस होता है। बाकी जो भी मोस्टली ग्लैंड्स होती है हमारी बॉडी में किससे बनेंगी, क्यूबॉइडल एपिथेलियम से। इसके बाद में देखिए स्क्वेमस एपिथेलियम से क्या बनता है, ठीक है, एल्वियोलाइज। ठीक है, लंग्स की जो एल्वियोलाइज होती है वो बोमन कैप्सूल। ठीक है, एंड एंडोथेलियम ऑफ कॉर्निया। इसके बाद में देखिए ट्रांजिशनल एपिथेलियम, ये कहाँ होता है, यूरो एपिथेलियम। ठीक है, यूरो एपिथेलियम को हम क्या कह सकते हैं, ट्रांजिशनल एपिथेलियम। कहाँ प्रेजेंट रहता है, रीनल पेल्विस, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा में। ठीक है, पार्ट ऑफ यूरेथ्रा में क्या रहता है, प्रेजेंट रहता है। इसके हम देखिए कोल्यूमिनर एपिथेलियम, तो जो कोल्यूमिनर एपिथेलियम है वो कहाँ प्रेजेंट रहता है, जीआई ट्रैक्ट की ग्लैंड्स में। ठीक है, जीआई ट्रैक्ट की जो ग्लैंड्स होती है वहां पे। इसके बाद में गॉल ब्लैडर में, इसके बाद में बाइल डक्ट में। ठीक है, और जो पैनक्रियाटिक डक्ट होती है वहां भी। ठीक है, तो इसी के साथ ही आज की अपनी सेशन को कंप्लीट करेंगे। आशा करता हूँ आपको वीडियो लेक्चर काफ़ी अच्छा लगा हो। और फर्स्ट एमसीक्यू को मैंने क्या किया है, थोड़ा हर एक ऑप्शंस को मैंने वहाँ पे अच्छे से समझाने की कोशिश की है। तो आप फिर से मुझे थोड़ा बताना कि वो आपको कैसा लगा। ठीक है, अगर वो आपको ठीक लगता है, बाकी देखो मैं क्वेश्चंस तो आपको मिनिमम 10 क्वेश्चन तो मैं आपको हर एमसीक्यू में सोल्व करवाऊंगा। मेरा ये तो मिनिमम टारगेट है, 10 to 15 एमसीक्यू में सोल्व करवाता हूँ, मगर 10 एमसीक्यू तो मेरा टारगेट रहता है कि सोल्व करवाऊँ। ठीक है, बाकी वो जो थोड़ा पैटर्न था इससे पहले वाला जो मैंने आपको फर्स्ट एमसीक्यू में सोल्व कराया, हो सकता है उसकी वजह से
आपको जो है वो 15 MCQ ना मिले, मगर उसमें भी मैं 10 MCQ आपको सोल्व करवा दूंगा। मगर उसके अंदर क्या है कि आपकी टॉपिक क्लियर हो रहे हैं, साथ साथ में आपके टॉपिक में से इंपॉर्टेंट MCQ कहाँ से बन रहे हैं वो इंपॉर्टेंट मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, ठीक है। अगर देखो इट्स योर चॉइस, आप जैसे बोलोगे मैं आपको वैसे पढ़ाने को तैयार हूँ, ठीक है। मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है, इवन मेरे तो ये MCQ सोल्व कराना ज़्यादा ईजी है, ठीक है। इसके अंदर ज़्यादा अपने को दिमाग लगाने की नीड है नहीं, ठीक है। हाँ, इसका आंसर ये है, इस प्रकार से होगा और बात खत्म, ठीक है। तो मेरे लिए तो ये चीज़ ईजी है, बट मैं वो कर रहा आपके लिए हूँ ताकि देखो कम टाइम में अगर आपका लाइक 10-20 वो तो फर्स्ट क्वेश्चन ने कितना टाइम लिया, 15 से 20 मिनट लिया, तो 15 से 20 मिनट के अंदर देखो आपने MCQs कितने सोल्व किए, मोर देन 50 to 60 MCQs उस एक MCQs में आपको वहाँ मिल गए। तो इट्स योर चॉइस आपको किस तरीके से पढ़ना है, तो इसके बारे में भी आप मुझे एक बार फीडबैक दें, तो मैं आपको उस प्रकार से आपको पढ़ाने लगूंगा, ठीक है। तो विश ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच बने रहने के लिए। और जो बच्चे नए हैं उनके लिए फिर से थोड़ा रिक्वेस्ट तो नहीं करूंगा, क्योंकि अपने फ्यूचर के लिए वो आ रहे हैं यहाँ पे, रिक्वेस्ट तो नहीं करूंगा। अगर उनको ठीक लगता है, RNCC की क्लासेस ठीक लगता है, तो वो सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिए और कमेंट भी कीजिए, ठीक है। कमेंट्स करते हो तो हमें भी अच्छा लगता है कि हाँ चलो ठीक है, स्टूडेंट्स की समझ तो आ रहा है एटलीस्ट। तो थैंक यू, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। और साथ साथ टेस्ट सीरीज का मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, UP UMS के लिए हमने 25 मॉडल टेस्ट पेपर बनाए हैं। प्राइस हमने एकदम अफोर्डेबल रेंज में रखी है। वहाँ पे क्या रहेगा, आपको टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज एंड प्री UP UMS टेस्ट आपको वहाँ पे मिलेंगे, जिसके अंदर सेम यहाँ पे जो एग्जाम का क्राइटेरिया है वो यहाँ पे क्या होगा, फॉलो होगा। तो जिन भी स्टूडेंट्स को टेस्ट है, टेस्ट सीरीज चाहिए, ज़्यादा क्वेश्चन चाहिए सोल्व करने के लिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, नेगेटिव मार्किंग को कंट्रोल करना है, तो 1/3 यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग का आपको पता होना चाहिए। तो वो सभी ध्यान में रखने के लिए हमने क्या कर दिया, टेस्ट सीरीज बनाई है। और हम यहाँ पे क्या करते हैं, टॉपिक डिस्कशन करते हैं। तो आपको थोड़ा अंदाजा लग गया होगा कि हमारी टेस्ट सीरीज किस प्रकार की है। ओके, थैंक यू। करते रहिएगा, कीप ग्राइंडिंग। थैंक यू।